पारिस्थितिकी तंत्र की उस प्रश्नों को लेकर आया हूँ। इसे ध्यान से देखिए और खुद भी ऑब्जर्व करिए कि हमने कितने क्वेश्चन को सही किया, कितने गलत हैं। इस सारी चीज़ को आप देखते रहिए, ठीक ना। प्रश्नों को आप भी मिलाते रहिए, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तुत किया था, यानी पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तुत किया था? तो जी टेलर्स पहला है, दूसरा ई हटिंगटन, डी आर स्टोडर्ट ने और टर्म्सले ने। तो इसका जवाब है, सही जवाब टर्म्सले ने। इसका सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तुत किया था जी टर्म्सले ने। ये इसका जवाब क्या होगा? ये सही हो जाएगा। इस पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तुत किया था टर्म्सले ने 1935 में। 1935 में जी टर्म्सले ने इसके पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तुत किया था 1935 में, ठीक है। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजिक शब्द का प्रयोग किया था? किसने गहन पारिस्थितिकी या डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? इसका जवाब है अर्निस्ट नेस ने। अर्निस्ट नेस ने इसका जवाब जो है, देखिए इसका जवाब जो है अर्निस्ट नेस ने। मैंने पहले ही बता दिया, अर्निस्ट नेस ने किया था। देखिए इम्पोर्टेंट है, ईपीपीसीएस में मेंस 2014 में क्वेश्चन आया था, ठीक ना। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डी इसका जवाब है अर्निस्ट नेस ने। किसने किया था? अर्निस्ट नेस ने। नेक्स्ट है 1973 ईस्वी में। कब किया था? 1973 ईस्वी में। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन है आपका, पारिस्थितिकी निसे आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। निसे आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया था ग्रीनेल ने, डार्विन ने, ईपी ओडम ने, सीसी पार्क ने। इसका जवाब क्या होगा? ग्रीनेल ने। किसने किया था? ग्रीनेल ने 1917 ईस्वी में इसे पारित किया था, ठीक ना। इसे प्रस्तुत किया था ग्रीनेल ने। किसने किया था? ग्रीनेल ने, ठीक है। मैं जैसे व्याख्यात्मक में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा है, ठीक है। प्रश्नों को देखिए, देखते रहिए। निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में सही नहीं है, यानी पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही नहीं है? तो पहला है, पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान, समय, इकाई, समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक कार्यशील इकाई है, इसकी अपनी उत्पादकता होती है, यह एक बंद तंत्र होता है। इसका जवाब क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है बंद तंत्र नहीं होता है। इस वजह से ये डी जो है सही हो जाएगा। ये जो होती है, तीनों जो होती है पारिस्थितिकी तंत्र में, ये सब कुछ शामिल होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में सभी जीवधारे, पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारे अर्थात पेड़ पौधे, जानवर और जीव शामिल है, जो कि अपने अजैव पर्यावरण के साथ साथ अंतरक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं, ठीक ना। इसकी संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं, ठीक ना। पारिस्थितिकी तंत्र में जीवमंडल में एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है। पारिस्थितिकी तंत्र एक कार्यशील क्षेत्रीय इकाई है। पारिस्थितिकी तंत्र जो होते हैं एक कार्यशील क्षेत्रीय इकाई है। इसकी रचना 3 मूल संगठनों से होती है। पारिस्थितिकी तंत्र में 3 मूल संगठन होते हैं, ऊर्जा संगठन, जैविक बायोम संगठन और जैविक भौतिक संगठन। ये 3 होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक ना। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है, बंद तंत्र नहीं होता है। पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता बता रहा हूँ। पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक संसाधन होते हैं, अर्थात इसकी अपनी उत्पादकता होती है। पारिस्थितिकी तंत्र की अपनी उत्पादकता होती है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र की
का समय इकाई के सन में पर्यवेक्षण किया जा सकता है। तो यानी कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र जो होता है ये सारी विशेषताएं होती हैं, ये बंद तंत्र नहीं होता है, खुला तंत्र होता है। इस वजह से डी की इसका जवाब क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र है? कृत्रिम परितंत्र है, तालाब, खेत, वन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, अब तो देख ही लियो, खेत जो होता है इसका कृत्रिम परितंत्र है। कृत्रिम परितंत्र ये बनावटी होता है परितंत्र, इसमें बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं खेत में। ठीक है। वन, तालाब, झील प्राकृतिक परितंत्र है, जबकि बगीचा तथा खेत मानव निर्मित कृत्रिम परितंत्र होता है। ठीक ना। तालाब भी अपने आप बनता है, वन भी अपने आप बनता है, लेकिन खेत और बगीचे जो होती है मानव जो खुद बनाता है, इस वजह से कृत्रिम परितंत्र है। ठीक ना। नेक्स्ट जवाब है इसका, एक मनुष्य के जीवन को संपूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? यानी एक मनुष्य जो होता है अपनी निश्चित भूमि के में पा जाता है तो वो अपनी जीवन यापन कर लेता है। तो एक मनुष्य की न्यूनतम भूमि की आवश्यकता क्या होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं जीव जात, जीवोम, निकेत और पारिस्थितिकी पदछाप। इसका जवाब है पारिस्थितिकी पदछाप, यानी पारसी पदछाप या पद चिन्ह। पारसी पदछाप या पद चिन्ह पृथ्वी के पारसी तंत्रों पर मानवीय मांग का एक मापक है। यह इंसान की मांग की तुलना पृथ्वी की परिस्थितियों के पुनरुत्पादन करने की क्षमता से करता है। बादल गरज रहे हैं, इस पे से गड़गड़ की आवाज़ें आ रही होंगी, तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि डिस्टर्बेंस के लिए, इसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा करिए दोस्तों। बादल गरज रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 7वां। ठीक है। पारिस्थितिकी पदछाप इसका जवाब होगा, पारिस्थितिकी पदछाप इसका क्या होगा, जवाब होगा। ठीक है। पारिस्थितिकी पदछाप इसका 6वां का जवाब क्या होगा, पारिस्थितिकी पदछाप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाता है। एक निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कहलाता है एक निश्चित क्षेत्र में। ठीक, तो उसे क्या कहते हैं, वहन क्षमता। जनसंख्या नहीं कहते हैं, वहन क्षमता कहते हैं। और संख्या और जय द्रव्यमान का पिरामिड उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही जवाब है वहन क्षमता कहते हैं। वहन क्षमता, जनसंख्या वहन क्षमता, जनसंख्या वहन क्षमता या वहन क्षमता भी कहते हैं। तो जनसंख्या वहन क्षमता या वहन क्षमता किसी भौगोलिक क्षेत्र के परितंत्र में किसी जीवधारी प्रजाति की उस अधिकतम जनसंख्या के रूप में परिभाषित की जाती है जिसे उस तंत्र के संसाधन पोषण प्रदान कर सकता है। वहन क्षमता से अधिक जनसंख्या वृद्धि उस परितंत्र पर दबाव डालेगी और अत्यधिक वृद्धि उस तंत्र के विफल हो जाने के कारण बन सकती है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे वहन क्षमता क्या होती है। तो मैं जो व्याख्यात्मक बात कर रहा हूँ उस पर भी थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदायों में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है, उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है। तो इसके 8वां जो है, ठीक, तो उसे कहते हैं संक्रमित इकोटोन, पारिस्थितिकी कर्मता, आवास क्षेत्र। तो इसका सही जवाब है बी, पारिस्थितिकी कर्मता। पारिस्थितिकी कर्मता पद द्वारा केवल किसी जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन किया जा सकता है। तथा पारिस्थितिकी कर्मता जो होती है बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आईएएस की परीक्षा में 2013 में आएगा था। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए आप सभी लोग। और प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, प्रश्न अच्छे दिखाई दे रहे हैं, तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। ठीक है, सब्सक्राइब करने से आपका कोई नुकसान नहीं होता। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से पारसी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है?
यानी कौन से निम्नलिखित में पारितंत्र है जो पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? मरुस्थली, घास के मैदान, पर्वतीय, सामुद्रिक। यानी कौन सा है जो पृथ्वी पर सबसे अधिक ही फैला हुआ है? तो ये पारितंत्र होता है सामुद्रिक। जब सबसे बड़ा है, पारिस्थितिकी तंत्र पूछता है कि कौन सा सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है, तो क्या है? समुद्र है। ठीक ना। ये समुद्र जो होता है पृथ्वी के लगभग 71% पर फैला हुआ है। पृथ्वी के 71% पर फैला हुआ है। यह तंत्र विश्व के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। ये विश्व के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है, इसमें सबसे बड़ा पारितंत्र है। ठीक है। निम्नलिखित में तो कौन सा विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो अभी बताए थे समुद्र। ठीक है ना। इसका जवाब क्या होगा? समुद्र है। क्या? समुद्र है। नेक्स्ट है, निम्न कौन सा पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता? कौन सा पारिस्थितिक तंत्र संतुलन बनाने में मदद नहीं करता? तो आप लोग बुझ गए, वनों को काटोगे तो पारिस्थितिक तंत्र, वन रोपण करोगे तो भी होगा, जल प्रबंधन करोगे वो भी होगा, जैव मंडल भंडार करोगे तो भी पारिस्थितिक तंत्र को संतुलन बनाए रखे। लेकिन वनों को काटना जो होता है ये जो होता है नहीं करता है, बनाए रखने में मदद नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12वां, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में कौन सा एक प्रमुख कारण है? पारिस्थितिकी असंतुलन का प्रमुख कारण क्या है? वनों उन्मूलन, मरुस्थलीकरण, बाढ़ और अकाल, वर्षा की परिवर्तनता। तो कौन सा है? वनों का उन्मूलन। यानी भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का मूल कारण वन उन्मूलन, जबकि मरुस्थल, बाढ़, अकाल और वर्षा का परिवर्तन इसके गौण कारण है। यानी जो मेन कारण है, मरुस्थल भी जो होता है पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण है, बाढ़ भी अकाल है, और वर्षा का परिवर्तनता भी क्या है? असंतुलन का कारण है। लेकिन जो मेन कारण है ये गौण कारण है, और वनों का उन्मूलन जो कह रहा है वो मेन कारण है। ठीक है। तो इसका जवाब ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, वनों उन्मूलन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतर पोषण स्तर प्राप्त है। यानी सबसे बड़ा उच्चतर स्तर शाकाहारी का हार्बोरियस, मांसाहारी कार्निवोरस, सर्वाहारी ओमनिवोरियस, अपघटक डिकम्पोजर। तो किसका सबसे बड़ा है, सबसे उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है? तो सर्वाहारी ओमनिवोरियस। ठीक है। ओमनिवोरियस जो होता है, आहार श्रृंखला में 4 पोषण तत्व होते हैं, स्तर होते हैं। जैसे इसमें पहले स्तर का है जैसे स्वपोषी जीव प्राथमिक उत्पादक, ठीक है। दूसरे स्तर पर प्राथमिक उपभोक्ता होता है, तीसरे स्तर पर द्वितीयक उपभोक्ता होता है, चौथे स्तर पर होता है सर्वाहारी। तो सर्वाहारी सबसे उच्चतम स्तर प्राप्त करता है, और डिकम्पोजर उपयुक्त सभी पोषक स्तरों में आहार ग्रहण कर सकते हैं। यानी जो भी उसे मरते हैं, गलते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, ये सभी लोगों को खा जाते हैं। तो इस वजह से सर्वाहारी जो सबसे पारिस्थितिक तंत्र उच्चतम पोषण प्राप्त होता है, इस वजह से ये सही हो जाएगा सी। ठीक है। भारत में पारिस्थितिकी के सरोकारों और उनके विषयों में पारित कानूनों के वर्षों की सूची को पढ़िए। वन जीव संरक्षण कब पारित किया गया था? पर्यावरण संरक्षण, जनजातीय और पारंपरिक वन जीवों के अधिकारों, वन संरक्षण, यानी इसमें कब पारित किया गया था? तो इसमें से कौन सा जवाब सही है? ठीक है। तो देखिए इसका जवाब जो है भारतीय वन जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। ठीक है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए वर्ष 1986 में पारित किया गया था। जनजातियों और पारंपरिक वन निवासियों के वन अधिकारों के मान्यता अधिनियम 18 दिसंबर 2006 को पारित किया गया था। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लागू किया गया था। ठीक है। तो इससे देखा गया कि इसमें विकल्प में जो कोई भी सही नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो आप इसमें क्रम से वन संरक्षण अधिनियम जो होता है, भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1972 में किया गया था। ठीक है। अब नोट कर लेंगे इसको क्रमवार, और इसको देख लिया जाएगा कि कैसे होगा। तो इस वजह से इसको जवाब में हम बता दे रहे हैं। वन संरक्षण अधिनियम जो होता है 1972 में, पहला पर्यावरण संरक्षण के लिए 1986 में, ठीक है ना, और
जनजातियों पारंपरिक वन निवासियों के लिए वन अधिकारों की मान्यता 18 दिसंबर 2006 तो दिया नहीं है, इस क्रम लागू किया गया। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लागू, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लागू किया। तो इसमें से एक सवाल ही गलत है, ठीक। तो अब इसको मैं बता दे रहा हूँ, आप क्रम से लिख लीजिएगा, ठीक है। मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट परिस्थिति तंत्र की सेवाओं के निम्नलिखित प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है। व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण, संस्कृति। निम्नलिखित में कौन सी एक समर्थन सेवा है? तो समर्थन सेवा जो होता है, पोषक खाद्यान्न और जल का उत्पादन, जलवायु और रोग का नियंत्रण, पोषक चक्रण और फसल परागण, विविधता अनुरक्षण। तो IS 2012 में किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोषक चक्रण और फसल परागण, इसका जवाब क्या होगा? सी जो होगा इसका सही होगा, ठीक ना। वर्ल्ड डेवलपमेंट 2010 के अनुसार मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट परिस्थिति तंत्र की सेवाओं के निम्न 5 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। 5 को प्रमुख वर्ग होते हैं: व्यवस्था सेवाएं, नियंत्रण सेवाएं, समर्थन सेवाएं, सांस्कृतिक सेवाएं और संरक्षण सेवाएं। 5 को वर्गों में बांटा गया है। इसमें पोषक चरण और फसल परागण क्या समर्थन सेवा है, ठीक है। तो इसका जवाब सी इसका होगा, सही होगा, ठीक ना। अब नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला के निम्नलिखित श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं? अपघटक, विषाणु, कवक, जीवाणु। दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर है। केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, 3, केवल 1, 2, 3 सभी। तो कौन सा जवाब होगा इसका? क्या होगा? केवल 2 और 3। विषाणु और जीवाणु, कवक जो होते हैं अपघटक के कार्य कंपोस्ट सड़ाने के काम नहीं करते हैं। इस वजह से क्या है, अपघटक क्या होते हैं पहले ये जान लो। अपघटक वो जीव होते हैं जो अपक्षय क्षरण की प्रक्रिया को तेज करते हैं। यानी अपघटक जो होते हैं क्षरण और, ठीक है, अपक्षय की प्रक्रिया को तेज करते हैं, जिसमें पोषक तत्वों का पुनः चक्रीय हो सके। अपघटक निर्जीव कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक रूप में तोड़ते हैं। सूक्ष्म जीवों की एक विस्तृत किस्म जैसे फफूंदी, जीवाणु, कुटबी, बरूथी, गोलक्रीम, प्रोटोजोआ और केचुआ अपघटक की भूमिका का अदा करते हैं, ठीक। तो इस चीज़ को हमें जानना होता है। फफूंदी है, जीवाणु है, कुटबी है, बरूथी है, गोल क्रीम है, प्रोटोजोआ, केचुआ, ये सब अपघटक के कारण होते हैं। कवक जो होता है नहीं होते हैं, ठीक है। इसका जवाब ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इसका जवाब कौन सा होगा? देखिए ना, बी, केवल बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिक तंत्र में नहीं तो कौन से प्राथमिक उपभोक्ता नीचे दिए कोड से उत्तर सही उत्तर है? प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक ना। चींटी, हिरण, लोमड़ी, बाघ। तो आप देखेंगे इसमें से किसी खाद्य श्रृंखला में प्रमुखतः शाकाहारी प्राणी ही प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। शाकाहारी प्राणी ही क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, ठीक। अब इसमें दिए गए केवल हिरण ही है, केवल हिरण ही देखे। बाघ भी खाता है, लोमड़ी, चींटी भी मांसाहारी होती है, लोमड़ी भी मांसाहारी होती है, बाघ भी। तो अब यह देखा जाएगा कि हिरण तो सही है, लेकिन इस विकल्पों में देखा जाए तो केवल 2 कहीं नहीं दिया है, ठीक ना। इस वजह से प्रश्न थोड़ा गलती है, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दिया जा रहा है कि 17वां 2A आप जानकारी जाने प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में यह है। प्राथमिक उपभोक्ता में केवल शाकाहारी जीव ही आते हैं, तो इस वजह से ये सही है, लेकिन इस विकल्प ठीक नहीं है। अगर यहाँ देता है कि 2 देता है, 3 नहीं दिया था तब तो ऐसा ही होता, लेकिन यहाँ 3 भी दे दिया, इस वजह से गलत। तो यहाँ 1 नहीं दिया होता, केवल 2 दिया तो तब ये सही होता। इस वजह से ध्यान दीजिए कि ये जो है हिरण सही है, लेकिन इस विकल्प को आप काट दीजिए, ठीक है। 17वां, ठीक है। 18वां देखिए, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, समुद्री अपतृण, समुद्री आवृतबीजी, जलीय ब्रायोफाइट्स। इसका जवाब क्या है? फाइटोप्लैंक्टन्स। समुद्री खाद्य श्रृंखला में फाइटोप्लैंक्टन्स मुख्य प्राथमिक उपभोक्ता होता है। यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की अधिकतम मात्रा के लिए
फाइटोप्लैंक्टन कांस की ही उत्तरदायित्व। एक थे और जानकारी हो गया कि पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के अधिकतर मात्रा के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है? फाइटोप्लैंक्टन कांस। तो समुद्री वातावरण प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन कांस। नेक्स्ट पारिस्थितिक तंत्र में जैविक घटकों में कौन सा उत्पादक घटक है? गाय, भाग, मोर, ये तो जान ही रहे हैं। डी जो है इसका पौधे होते हैं हरे। गाय, बाघ ये क्या द्वितीय को भोगता है, बाघ जो होता है तृतीय को भोगता है, ठीक ना। नेक्स्ट 20वां, एक घन घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के खास श्रृंखला में निम्नलिखित घटकों का सही क्रम है। घास को टिड्डा खाता है, टिड्डा को मेढक, मेढक को सर्प, ये सही है। घास, टिड्डा, सर्प, मेढक, नहीं ये गलत है। टिड्डा, मेढक, घास, सर्प, टिड्डा, सर्प, मेढक। तो इसका सही जवाब तो हमें दिखाई दे रहा है ए सही है। घास को कौन खाता है? टिड्डा। टिड्डा को कौन खाता है? मेढक। मेढक कौन खाता है? सर्प। तो इस वजह से पारिस्थितिक तंत्र में खास श्रृंखला में विभिन्न तत्व एक दूसरे से बने हैं। जीव का ही आहार। निम्न में कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? डायट क्रस्टेशिया हेरिंग, क्रस्टेशिया डायट हेरिंग, डायट हेरिंग क्रस्टेशिया, क्रस्टेशिया हेरिंग डायटम। ये तो बहुत विचित्र क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम करती है। तो यहाँ देखो डायटम माने होता है सोपोसी, ठीक है, और क्रस्टेशिया होता है शाकाहारी। क्रस्टेशिया क्या होता है? शाकाहारी। हेरिंग माने होता है मांसाहारी। तो हेरिंग, तो अब यह क्रम देखा जाए ये डाइट माने सोपोसी यानी पौधे स्वयं बनाते हैं भोजन। क्रस्टेशिया जो होती है शाकाहारी, शाकाहारी पेड़ पौधों को खाते हैं, यानी डाइट को पेड़ पौधे खाते हैं। क्रस्टेशिया खाता है यानी शाकाहारी खाता है, शाकाहारी को मांसाहारी खाता है। इस वजह से पहला क्या होगा? सही। डाइट माने क्या होगा? डाइट माने सोपोसी और क्रस्टेशिया माने शाकाहारी और हेरिंग माने होता है मांसाहारी, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा, ए वाला सही। 21वां। 22वां देखिए, जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिक में उलट जाता है? जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिक में उलट जाता है? वन में, घासी स्थल में, सूक्ष्म जल स्थल में, तालाब में। तो इसका जवाब होगा तालाब में। पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न स्तरों की प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीव भार के रेखा चित्रीय निरूपण को जीव भार का पिरामिड कहा जाता है। स्थलीय परिस्थिति तंत्र में जीव भार का पिरामिड सीधा होता है, जबकि जलीय परिस्थिति में तंत्र में जैसे तालाब में जीव भार का पिरामिड उलट जाता है। तो जानने की जरूरत है कि ये भी इम्पोर्टेंट है। स्थलीय परितंत्र में जीव भार का पिरामिड सीधा होता है, स्थलीय पिरामिड सीधा होता है, जबकि जलीय जीव परितंत्र में जीव भार का पिरामिड क्या होता है? उलट जाता है। तो दोनों पॉइंट अब याद करेंगे, ठीक ना, ठीक ना। स्थलीय में क्या होता है? उलट जाता है। स्थलीय में क्या होता है? सीधा होता है, और जलीय में क्या होता है? उलट जाता है। तो इसका जवाब क्या होगा? तालाब। तालाब ये जलीय है, ठीक है, तो इसको हमें ध्यान से रखना होगा, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र में डीडीटी का समावेश होने के बाद निम्नलिखित में किस एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होगा? अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होगा। तो इसका जवाब होगा क्या है? सांप में। सांप में डीडीटी एक ऐसा रसायन है जिसे जैविक रूप से नष्ट नहीं किया जा सकता। खास श्रृंखला में डीडीटी का सांद्रण प्रथम स्तर पर सबसे कम, द्वितीय स्तर पर उससे अधिक और तृतीय स्तर पर सबसे अधिक होगा। चूंकि सांप एक तृतीय उपभोक्ता है, तो डीडीटी का सांद्रण सांप में भी सबसे अधिक होगा। चूंकि यहाँ दिया है सांप तृतीय है, टिड्डा को खाता है, मेढक खाता है, मवेशी तो सीधे सीधे पौधे को खाते हैं, प्रथम उपभोक्ता है, ठीक ना, उत्पादक नहीं, प्रथम उपभोक्ता टिड्डा। तो अब सांप जो होता है तृतीय, यानी सभी चीज़ को खाता है, तो तृतीय को भोगता है। इस वजह से इसमें डीडीटी का सांद्रण जास्ती यानी खतरनाक जास्ती होगा, ठीक ना। यहाँ जाके इस सांप में जास्ती जमा होगा। 23वां। 24वां देख लीजिए, निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? बबुल, नीम, पीपल, यूकेलिप्टस सभी लोग जानते हैं। इसको पारिस्थितिक तंत्र का क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र का आतंकवाद कहते हैं।
यानी ये आतंकवादी के रूप में होता है पारिस्थितिक तंत्र का। तीसरे से यूकेलिप्टस जो होता है पारिस्थितिक तंत्र का मित्र नहीं है, बहुत ही अधिक मात्रा में पानी उड़ाने का कार्य करता है। 25वां हो गया, निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? यूकेलिप्टस हो गया, ठीक है, इसका जवाब होगा। नेक्स्ट है, ठीक है, जैव वानिकी बायोनोमिक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसका शाब्दिक है जीव का प्रबंधन। ये पारिस्थितिकी का प्रयास एनोमिक्स है, यह पारिस्थितिक तत्वों के मूल पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करता है। इसका जवाब कौन सा होगा? केवल एक, केवल दो, एक और दो, केवल 2 और 3। तो इसका जवाब होगा केवल 2 और 3। पारिस्थितिकी का पर्याय है पारिस्थितिक तंत्रों के मूल पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करता है, इस वजह से सी क्या होगा? सही होगा, ठीक है। अब देखिए 27, जो दो विभिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। दो विभिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है, तो क्या होगा? इकोटोन। क्या होता है? इकोटोन होता है, इसका जवाब होता है। दो विभिन्न समुदायों के बीच के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हो? संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं, ठीक ना। अब देखो 28वां, सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में तो कौन है? सर्वाधिक अस्थायी सभी लोग जानते होंगे, सर्वाधिक महासागर होता है, मरुस्थल पर्वत बन नहीं, महासागर होता है। सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है, सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है समुद्र है, यह अस्थायी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पारितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह अववेलिंग क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि ये निम्नलिखित माध्यमों से समुद्री उत्पलता बढ़ाते हैं। अपघटक सूक्ष्मों को सतह पर लाकर, पोषकों को सतह पर लाकर, अधस्थलीय जीवों को सतह पर लाकर। निम्न में कौन से सही है? उपयुक्त में कौन कौन से कथन सही हैं? ठीक है, तो कौन कौन से कथन सही हैं? ठीक है, तो क्या ये पोषक सतहों को ऊपर ला करके, सतह पर ला करके, ये सही है, ठीक है, ये सही है, बी सही है। अब 31 देख लीजिए, पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों को चक्रों को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रों को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों को चक्रों को जैव भू रासायनिक चक्र, इसे क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। और 32 देखिए, निम्न में किसका पारिस्थितिकी संतुलन के संबंध नहीं है? निम्न में किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? ठीक है, तो इसका सही है औद्योगिक प्रबंधन, इसका सही है। जल प्रबंधन नहीं, वन रोपण नहीं है, वन जीव सुरक्षा नहीं है, औद्योगिक प्रबंधन, इससे पारिस्थितिक संतुलन से संबंधन नहीं है। ठीक है, 33 देखिए, चूँकि बार बार गरज हो रहा है बादल, मैं इस वजह से जल्दी कर रहा हूँ कि आप लोगों को ठीक ढंग से समझ में आ जाएगा, ज़्यादा समय ना हो, क्योंकि लंबी वीडियो आप देखते नहीं हैं। पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है, ये किसका आंदोलन, यह किस आंदोलन का नारा है? पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है, इसके किसका जो आंदोलन है? तो चिपको आंदोलन, ठीक है ना, ये चिपको आंदोलन का नारा है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका जवाब। चलिए दोस्तों, ये तो हो गया 33 है क्वेश्चन हमने दिया है। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। आप ही के भरोसा है, अब अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद, नमस्कार।